जय हिंद साथियों। जोश और जुनून के साथ में आपका एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है कनकावती क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अपना सब्जेक्ट रहने वाला है कला और संस्कृति राजस्थान की, ठीक है। जिसके अंदर आप ये देखोगे कि राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर अगर राजस्थान जीके आ रही है तो राजस्थान जीके में से लगभग लगभग 60% जो होता है वो अपने आर्ट एंड कल्चर से आता है, यानी कला और संस्कृति से आता है। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखकर ही अपनी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और इसके अंदर जितने भी डीपली जो भी है क्वेश्चन अब बनते हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन अपन छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो अपन कहते हैं ना कि अगर अपने को कुएं से पानी निकालना है तो इस सब्जेक्ट को अपन इतना डीप पढ़ेंगे कि कुएं के अंदर से लास्ट की पानी की बाल्टी होती है वो भी अपन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज से अपनी क्लासेस रेगुलर यूट्यूब पर चलेगी और बिल्कुल निःशुल्क चलेगी। तो राजस्थान की जो आने वाले जो आगामी एग्जाम है उसके अंदर आपको इसके कल्चर्स के और हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या आगामी जो भी एग्जाम है उनकी निःशुल्क तैयारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको करवाई जाएगी, ठीक है। आपको निश्चित टाइम बता दिया जाएगा कि इस समय क्लास स्टार्ट होती है और इस क्लास से आपको कितनी क्लासों के साथ जुड़ना है, ठीक है। और सारा टाइम टेबल आपको पहले ही सूचना दे दी जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी अपने मित्र भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हो उन तक ये पहुंचाए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव और मेन लक्ष्य ये है कि हमारी जो भी बहन बेटियां हैं, जो भी भाई बहन जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग नहीं आ सकते हैं, वो बच्चे फ्री से घर फ्री फ्री के अंदर निःशुल्क घर पे बैठकर अपनी सुचारू रूप से तैयारी कर सके। क्योंकि आप लोगों को पता है अपने आने वाली भर्तियों में जैसे जेल प्रेरी की है, फोर्थ ग्रेड है, रीट है और सेकंड ग्रेड है, पटवारी है, वीडियो है, ये सारी की सारी भर्तियों में राजस्थान जीके का एक अहम रोल रहता है, ठीक है। तो अपने को इस चैनल के ऊपर सारी की सारी क्लासें निःशुल्क मिलेगी। और आज से मैं आपके साथ रोज जुड़ूंगा और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ना और चैनल को आगे से आगे बढ़ाना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि हर बंदे तक और हर गांव के अंदर हर स्टूडेंट तक ये क्लासें पहुंच सके और सब इसका लाभ ले सके, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों अपने सब्जेक्ट की। अपने राजस्थान के अंदर अपन राजस्थान जीके के अंदर पढ़ते हैं कला और संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल और अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था, ठीक है। ये अपने राजस्थान जीके का पूरा पैटर्न रहता है जिसमें अपना सब्जेक्ट रहने वाला है कला और संस्कृति, ठीक है दोस्तों। कला और संस्कृति का जो आप सामने चार्ट देख रहे हो इसके अंदर आपके राजस्थान के अंदर कला और संस्कृति का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी कलाएं निर्धारित है और संस्कृति मतलब अपना कल्चर, कि राजस्थान के अंदर किस कल्चर से है, किस तरफ कौन सी बोलियां बोली जाती है, किस तरफ कौन सा पहनावा पहना जाता है, किस तरफ कौन सा खान पान चलता है। ये सारी की सारी चीजें अपन किस में देखेंगे, कला और संस्कृति में। तो इस कला और संस्कृति को अपने इसलिए नहीं पढ़ना है कि अपन एग्जाम पास करेंगे, अपने को थोड़ा दिमाग में ये चीज भी रखनी है कि इसके साथ साथ ही अपन क्या कर सके कि मतलब अपने जो जीवन है, अपना सामान्य जीवन है, सामाजिक जीवन, उसमें भी अपन इन चीजों को ग्रहण कर सके और कुछ सीख सके, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सीखना कि यार अपने को कुछ सीखना मिलेगा और पेपर तो वैसे पास कर ही लेंगे अपन, नो टेंशन। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक जब तक आपका पेपर पास नहीं होगा। यानी हर गांव में, हर ढाणी में और हर मोहल्ले में कनकावती का स्टूडेंट होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। और बच्चा फ्री में निःशुल्क घर पे बैठकर आराम से क्लासें ले सके, इसलिए हमारे को ये प्लेटफॉर्म हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपना सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, कला और संस्कृति, ठीक है दोस्तों। इस कला और संस्कृति को अपन जैसे दो रूपों में बांटकर देखते हैं कि यार कला अलग देखते हैं, संस्कृति अलग देखते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती ना तो उसको अपन क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये सारे के जो नृत्य वगैरह है या कौन सी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सारी की सारी चीजें आप देख रहे हो, ये अपनी पूरी राजस्थान की संस्कृति है। क्या है दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति। और राजस्थान अपने आप में अलग है। अपने राजस्थान में आपको पता है कि राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। तो अपने राजस्थान में हर चीज मिलेगी यहाँ पे। अपने राजस्थान में यहाँ पे आप मानो कि रेगिस्तान है, अपने पठार भी है, पर्वत भी है और मैदान भी है अपने, ठीक है। तो राजस्थान में यहाँ पे तो कहते हैं ना कि यार हमने घाट घाट का पानी पिया, तो राजस्थान में हर चीज मिलेगी आपको, जो आप देखना चाहते हो वो सारी की सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट रहेगा अपना कला और संस्कृति, ठीक है दोस्तों। इसको अपन दो रूपों में बांट कर पढ़ने वाले हैं, जो आप देखना किस तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो आपके सामने स्क्रीन के आपके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ मैंने कला लिखा है, एक तरफ संस्कृति लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो कला क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, इस चीज को अपन सही से ढंग से पहले समझेंगे, ठीक है। तो अपन ने एक तरफ तो बांट दिया कला के अंदर, एक तरफ बांट दिया अपने संस्कृति के अंदर, ठीक है दोस्तों। एक बार अपन इसको ध्यान से देखते हैं और कि कला के अंदर राजस्थान की कौन कौन सी कलाएं प्रसिद्ध है और संस्कृति के अंदर राजस्थान के अंदर अपन कल्चर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले, ठीक है दोस्तों।
तो चलो सबसे पहले कला की बात करते हैं। कला के अंदर जो पहली कला अपन पढ़ते हैं दोस्तों, कला और साहित्य के अंदर, वो है अपनी स्थापत्य कला। कौन सी कला है? स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला को एक बार अपन समझते हैं। इसको भी अपन दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, जैसे कि स्थापत्य कला, तो स्थापित की गई कला। अपने जो भी पूर्वज हुए हैं, जो भी राजा महाराजा हुए हैं, जो भी रियासतें हुई है, उनके राजवंश हुए हैं, उन्होंने जो भी दुर्ग का निर्माण करवाया, जो भी महलों का निर्माण करवाया, मस्जिद, बावड़ियां, मकबरे, जिसका भी निर्माण करवाया, तो ऐसे भवन या ऐसी इमारतें जो अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित करवाई गई हो या निर्मित करवाई गई हो, उसी को अपन किस में पढ़ते? स्थापत्य कला में। किस में पढ़ते हैं दोस्तों? स्थापत्य कला में। ठीक है, दूसरी कला आती है दोस्तों इसी के अंदर अपनी हस्तकला। कौन सी कला आती है दोस्तों? हस्तकला। ठीक है, अभी सिर्फ अपन कला की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कला की। तो पहली कला कौन सी होगी अपनी? स्थापत्य कला। दूसरी होगी हस्तकला। नाम से ही आपको लग रहा होगा, हस्तकला यानी हाथों से निर्मित ऐसी वस्तुएं जिनको लोग बनाते हैं और बेचते हैं, उनको अपन किस कला में रखते हैं? हस्तकला के अंदर। जैसे आपको दो तीन उदाहरण बताता हूँ, जैसे अपने गलीचे हुए, गोटे हुए अपने, और अपने जैसे पोमचा वगैरह हुआ, ये सारी की सारी चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे? हस्तकला के अंदर। तो बात समझ में आई होगी आपके। स्थापत्य कला के अंदर ऐसे भवन या ऐसी इमारतें जो अपने पूर्वजों द्वारा या राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित की गई है, उस कला को अपन स्थापत्य कला कहते हैं। हस्तकला वो जिसमें हाथों से निर्मित वस्तुएं बनाई जाती है, उनको अपन क्या कहते हैं? हस्तकला। क्या कहते हैं? हस्तकला के अंदर रखते हैं। अगली जो तीसरी कला है दोस्तों, वो देखना आप एक बार कि तीसरी कला अपनी कौन सी हो जाएगी? चित्रकला। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? चित्रकला। ठीक है, ये जो चित्रकला है, इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि चित्रकला से संबंधित अपने क्या है? ऐसी कला जिसमें चित्र बनाने से संबंधित अपन बात करते हैं। जो चित्र बनाने की कला होती है उसको अपन क्या कहते हैं? चित्रकला। तो आप लोगों ने अपन इसके अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपनी जो चित्रकला है राजस्थान की, उसको 4 स्कूलों में बांटा गया था। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हाडोती। इन 4 स्कूलों को अपन अच्छे से समझेंगे। उसी को अपन किस में रखेंगे? चित्रकला के अंदर। ठीक है, तो कला के अंदर अपन ने बात की 3 कला होगी। कितनी कला होगी? 3 कला होगी। अभी सिर्फ अपन सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक सीक्वेंस है। देखो दोस्तों, कोई भी चीज हो ना, तो अपन सीक्वेंस से अगर उसको सीखे तो अपने को जल्दी समझ में आती है। ठीक उसी प्रकार जैसे अपन देखते हैं कि अपन छत के ऊपर अगर अपने को चढ़ना है, तो अगर अपन सीढ़ियों का सहारा लेंगे तो अपन सेफली पहुंच सकेंगे और आराम से पहुंच सकेंगे। और कोई होते हैं जो डायरेक्ट छत पे चढ़ना चाहता है, तो उसका गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। तो अपन क्या करेंगे? क्रम वाइज से चलेंगे। ठीक है, कि अपन सबसे पहले कला के अंदर 3 कलाएं पढ़ेंगे: स्थापत्य कला, हस्तकला, चित्रकला। ठीक है, अब बात करते हैं अपन संस्कृति की। ठीक है, तो संस्कृति का मतलब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि संस्कृति का मतलब क्या होता है? कल्चर। क्या होता है? कल्चर। तो राजस्थान के अंदर ऐसा कल्चर और या ऐसा पहनावा या ऐसी बोलियां या ऐसी गाट गाट की जो इनके रीति रिवाज है, उन सबको अपन किसमें पढ़ेंगे दोस्तों? संस्कृति के अंदर। संस्कृति का मतलब ही होता है कल्चर। ठीक है, तो अगर जैसे मैं आपको कुछ मेन मेन टॉपिक के नाम बताऊं, तो जैसे अपन क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे एक टॉपिक हो गया अपना देवी देवता। ठीक है, कि कौन सा संप्रदाय, कौन से लोग किस देवता को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, तो देवी देवता। ठीक है, और दूसरा अपन टॉपिक जैसे इसके अंदर देखें तो संत संप्रदाय। क्या होता है? संत संप्रदाय। ठीक है, संत संप्रदाय। ठीक, और आगे देखो और देखे जैसे लोकगीत। लोकगीत। ठीक है, लोक नाट्य। ठीक है, और लोक नृत्य। ये सारी की सारी अपन किस में पढ़ेंगे? संस्कृति में। ठीक है, और भी चीजें देख लो आप, जैसे भाषा और बोलियां। भाषा और बोलियां। भाषा और बोलियां। ठीक है, और देख लो आप जनजातियां। जनजातियां इसके अंदर ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लोक देवी देवता हो गए, संत संप्रदाय हो गए, लोकगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए, और भाषा और बोलियां हो गई, आपकी जनजातियां हो गई। और भी टॉपिक है इसके अंदर बहुत सारे। जो भी टॉपिक आएंगे इन 3 कलाओं को छोड़कर, वो सारे के सारे टॉपिक अपन किसमें पढ़ेंगे? इसमें संस्कृति के अंदर। जैसे देवी देवता हो गए, संत संप्रदाय हो गए, लोकगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए, और भाषा और बोलियां होगी, जनजातियां होगी। ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी बचे हैं, इन 3 कलाओं को छोड़कर जो भी कला संस्कृति का जो पाठ्यक्रम होता है, वो सारी की सारी चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे? संस्कृति के अंदर। किसमें पढ़ेंगे? संस्कृति के अंदर। तो ये आपका सिलेबस आपके सामने रहने वाला है, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। आज पहली कला अपनी स्थापत्य कला। कौन सी कला दोस्तों? स्थापत्य कला। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि स्थापत्य कला कहते हैं किसको है दोस्तों? कि स्थापत्य कला का मतलब होता है स्थापित की गई कला, यानी अपने पूर्वजों द्वारा और अपने राजा महाराजाओं द्वारा जो कला स्थापित की जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। ठीक है, अब स्थापत्य कला के अंदर सबसे पहले जो मेन टॉपिक होता है, वो होता है अपना दुर्ग। क्या होता है दोस्तों? दुर्ग। ठीक है, अब इस दुर्ग को है ना दोस्तों, दुर्ग को ऐसे समझना अपने को
कि जैसे हर सब्जेक्ट की एक रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे मैं आपको 3 सब्जेक्ट के तीनों की रीढ़ की हड्डी बताता हूँ। अपने कला और संस्कृति जो अपना सब्जेक्ट है, इसकी रीढ़ की हड्डी रहने वाली है स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंदर भी आपसे पूछे कि कोई की मुख्य टॉपिक क्या रहता है, तो दुर्ग। क्या रहता है? दुर्ग। दुर्ग के अंदर अपन इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि आधी कल्चर अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर पूछे कि कला संस्कृति की रीढ़ की हड्डी क्या है, तो दुर्ग। क्या है? दुर्ग। दुर्गों को अगर आपने इसका संकलन ढंग से कर लिया, तो ये मान लो कि आपका आधे से ज्यादा कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखो। दुर्ग है, दुर्ग के अंदर ही और अपन चीजें क्या पढ़ते हैं, जैसे महल हुए, मालिये हुए, बावड़ियां हुई, मंदिर हुए, ये सारी की सारी चीजें अपन दुर्गों में पढ़ देते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि अपने कला और संस्कृति की रीढ़ की हड्डी क्या कहलाती है? दुर्ग। ठीक है, अब अपन दुर्ग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहले अपना जो टॉपिक रहने वाला है, वो प्रथम टॉपिक ही कौन सा? अपना दुर्ग। तो दुर्ग के अंदर भी अपने दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होता है दुर्ग, एक होता है किला। क्या होता है? एक दुर्ग और एक और किला। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना कि अपन क्या करते हैं कि दुर्ग और किले दोनों को एक ही समझ ले रहे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे दुर्ग और किले एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन दुर्ग की। किसकी बात करते हैं? दुर्ग की। दुर्ग अगर पूछे कि दुर्ग क्या होता है, दुर्ग की मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं कि ऐसा दुर्ग या भवन जो जिसके अंदर सारे संसाधन अपने को उपलब्ध हो जाए, और दूसरी बात, उस दुर्ग को कोई दुश्मन आक्रमणकारी एक दिन में नहीं जीत सकता हो। ठीक है, यानी ऐसा भवन जिसको कोई आक्रमणकारी एक दिन में नहीं जीत सकता हो, या ऐसा भवन या ऐसा दुर्ग जिसके अंदर सारे संसाधन उपलब्ध हो, उसको अपन क्या कहते हैं? दुर्ग। और अगर तीसरी और डेफिनेशन पूछे, तो आकृति में दुर्ग बड़ा होता है और किला आकृति में छोटा होता है। ठीक है, दो तीन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। जैसे दुर्ग है, तो दुर्ग को क्या हो गया? ये दुर्ग बड़ा, जैसे आकृति में बड़ा। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सभी संसाधन उपलब्ध, सभी संसाधन उपलब्ध। ठीक है, सभी संसाधन उपलब्ध। ठीक है, और क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? कि एक दिन में कोई आक्रमणकारी इसको नहीं जीत सकता है। ठीक है, एक दिन में कोई आक्रमणकारी कारी इसे नहीं जीत सकता है, इसे नहीं जीत सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग ले ले। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बाद में आपको पता होगा उसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी लगभग 7-8 महीने तक उसके बाहर घेरा डाले रखा था, फिर बाद में उसको जाकर जीत पाया था। ऐसे रणथंभौर दुर्ग अपना जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे घेरा डाला था, फिर बाद में उसको जीत पाया था। ठीक है, तो अपने दुर्ग क्या होता है कि कोई भी आक्रमणकारी होता है उसको एक दिन में नहीं जीत सकता है, उसके अंदर सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं, आकृति में दुर्ग बड़ा होता है। ठीक है, ये मुख्य मुख्य इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, किले की बात करते हैं, तो किले के अंदर अपन को याद रखना है कि जो इसकी आकृति होती है दोस्तों, वो आकृति तो होती है छोटी। ठीक है, यानी छोटी होती है आकृति, छोटा होता है। किसी सामंतों वगैरह का, किसी मंत्री वगैरह का कोई अगर रिहायशी भवन है, तो उसको अपन किला कह सकते हैं। ठीक है, चलो, इसको कोई भी आक्रमण सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते, संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये याद रखना अपने को। ठीक है, कम संसाधन। ठीक है, कम संसाधन होते हैं लेकिन कम होते हैं, इतने दुर्ग में होते हैं उतने नहीं हो सकते। कोई भी आक्रमणकारी आएगा तो इसको एक दिन में जीत लेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे संसाधन है ही नहीं है भाई, दुर्ग है। अब दुर्ग के अंदर तो सारी चीजें, जैसे आप चित्तौड़गढ़ को ले लो उदाहरण के तौर पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको खेती मिल जाएगी, खेती करते हैं लोग वहां पे। आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अंदर 30,000 लोग रह सकते हैं, और वहां पे तालाब है उसके अंदर ही खेत है, लगभग 2 किलोमीटर तो लंबा है। ठीक है, तो ये चीज अपने किस में देखते हैं अपन? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो दुर्गों के अंदर सभी सुख सुविधाएं और सभी संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन किलों के अंदर नहीं होते। ठीक है, और कोई भी आक्रमणकारी इसको एक दिन में जीत सकता है। ठीक है, एक दिन में जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि किला क्या होता है, दुर्ग क्या होता है। एक अपनी भाषा में समझ के अपन देखें कि एक लोग, जैसे आप कहीं घूमने गए, कहीं पिकनिक पर गए, तो अगर आप वहां पे घूमने गए, आपने एक तो होटल की है, कोई आपके साथ में फैमिली गई है, और एक आप खुद गए हो। ठीक है, तो ये चीज देखो कि यार आपने जैसे कोई 5 स्टार होटल बुक की है। ठीक है, तो उस 5 स्टार होटल के अंदर आप 1 महीना भी रुक सकते हो, 2 महीना भी रुक सकते हो, क्योंकि आपको वहां पे सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी, सारे संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। तो उस 5 स्टार को तो अपन क्या कहेंगे? दुर्ग। क्या कहेंगे? दुर्ग, क्योंकि अपने को सारी सुख सुविधाएं, सारे संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, और एक वही होता है कि एक नुक्कड़ के ऊपर एक होटल है, जिसके ऊपर आप सिर्फ खाना खा सकते हो या ना धो सकते हो। ठीक है, बाकी आप वहां रह नहीं सकते हो, क्योंकि एक वो होटल है
वहां पे मुसाफिर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, किला। क्या कहेंगे, किला, क्योंकि उसमें सारी सुख सुविधाएं नहीं है अपने पास, और अपन उसमें एक दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते, और इधर अपन एक दिन से ज्यादा रुक सकते हैं, ठीक है। तो दुर्ग और किला, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में होगा कि दुर्ग किसे कहते हैं और किला किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अपन जो दुर्ग पढ़ रहे हैं उन दुर्गों के साक्ष्य अपने को कहां से मिले, वो चीजें देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्गों के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले, दुर्गों के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले, ठीक है। तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम कहां से मिले दोस्तों, सभ्यताओं से। कहां से मिले, सभ्यताओं से, ठीक है। अगर ऑल ओवर डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अपने को दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो सभ्यताओं से। कहां से मिलते हैं, सभ्यताओं से। अब बात करते हैं अपन भारत की, ठीक है। तो भारत में दुर्गों के साक्ष्य, भारत में दुर्गों के साक्ष्य, भारत में दुर्गों के साक्ष्य, ठीक है दोस्तों। अपने को एक सभ्यता याद रखनी है, हड़प्पा सभ्यता। कौन सी याद रखनी है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता से अपने को किसके साक्ष्य मिलते हैं, दुर्गों के साक्ष्य। अगर ऑल ओवर पूछे तो सभ्यताओं से, और अगर भारत पर्टिकुलर भारत के बारे में पूछे तो अपन क्या बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। अब बारी आते हैं दोस्तों अपने रंगीले राजस्थान की, ठीक है। तो राजस्थान में दुर्गों के साक्ष्य, और राजस्थान की सबसे बड़ी सभ्यता अपने को कौन सी देखने को मिलती है दोस्तों, कालीबंगा। कौन सी मिलती है, कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता से ही अपने को क्या प्राप्त होता है दोस्तों, दुर्गों के साक्ष्य। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, दुर्गों के साक्ष्य, ठीक है। देखो, दुर्गों के साक्ष्य में अपन ने तीन चीजें देखी है कि अगर सर्वप्रथम दुर्गों के साक्ष्य पूछे तो कहां से मिले, सभ्यताओं से। अगर पर्टिकुलर भारत के बारे में पूछे तो अपने को दुर्गों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, सभ्यता से। कहां से, हड़प्पा सभ्यता से। कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अगली बात अपन किसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पढ़ी किसके बारे में रहे, राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में अगर दुर्गों के साक्ष्य मिले तो सर्वप्रथम कहां से मिले, कालीबंगा से, ठीक है। कहां से मिले दोस्तों, कालीबंगा से। अपने को तो ये याद रखना कि यार भारत की बड़ी सभ्यता कौन सी, हड़प्पा। तो हड़प्पा से किसके साक्ष्य मिले, दुर्गों के। और कालीबंगा तो राजस्थान की सबसे बड़ी सभ्यता, तो इससे किसके साक्ष्य मिले, दुर्गों के साक्ष्य मिले, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद एग्जामिनर को ये पता चल गया कि भाई आपको ये पता है कि दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिले, सभ्यताओं से। अलग अलग आए तो भी आप बता दोगे। अब एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि लिखित रूप से सबसे पहले दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिले, तो वो बात भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं अपन लिखित रूप से दुर्गों के साक्ष्य। भाई कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक में मिले हैं तो वो किस पुस्तक से मिले, लिखित रूप से दुर्गों के साक्ष्य, लिखित रूप से दुर्गों के साक्ष्य, ठीक है दोस्तों। तो एक पुस्तक है, अपने एक बहुत बड़े वो हुए हैं इतिहासकार या दार्शनिक जिसको अपन बोले, मनु। कौन हुए, मनु। तो उनकी एक पुस्तक थी मनुस्मृति। कौन सी थी दोस्तों, मनुस्मृति, ठीक है। इस मनुस्मृति के अंदर अपने को क्या मिलते हैं, सबसे पहले लिखित रूप से दुर्गों के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले दोस्तों, इसके राइटर कौन थे, मनु, ठीक है। कौन थे, मनु। तो अगर पूछे कि लिखित रूप से दुर्गों के साक्ष्य किसमें मिलते हैं अपने को, तो मनुस्मृति में, ठीक है। और अगर ऐसे पूछे कि सभ्यता से कहां से मिलते हैं, तो सर्वप्रथम तो सभ्यताओं से मिले। और अगर भारत में पूछे तो हड़प्पा सभ्यता से, और राजस्थान में पूछे तो कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या मिले हैं, दुर्गों के साक्ष्य, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। इसके दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट इसका जो देखते हैं वो क्या है, दुर्गों की श्रेणियां। क्या है, दुर्गों की श्रेणियां। अलग अलग दार्शनिक आए, अलग 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 अर्थशास्त्री आए, इन्होंने सब ने अपना जो भी है ना, मतलब जो विचारक है या जो भी है, उन्होंने सबने अलग अलग दुर्गों के अपने साक्ष्य बताए। किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया। अपन पढ़ेंगे तीन श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में दोस्तों, तीन श्रेणियों में। एक तो जो अपने लिखित रूप से साक्ष्य मिले उस पुस्तक से, जिसका नाम क्या है, मनुस्मृति। तो अगर पूछे कि मनुस्मृति दुर्गों के कितने प्रकार बताते हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर पूछे कि अपने जो क्या नाम, चाणक्य है, चाणक्य कितने दुर्गों के प्रकार बताता, तो वो भी पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे अपन शुक्र नीति, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि उसके अंदर दुर्गों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है अपनी, वो किसकी है, अपनी मनुस्मृति की, ठीक है। मनुस्मृति के अंदर इसमें राजा के आसपास में रहने वाले लोग और राजा की जो आवश्यक चीज होती है उसके बारे में बताया गया। पर्टिकुलर किसी दुर्ग का नाम लेकर नहीं लिखा गया इसके अंदर कि ये दुर्ग इस प्रकार का हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अपन इसके अंदर कि पहली जो बात है वो किसके अनुसार है, श्रेणियों के अंदर पहला है मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, ठीक है। मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के प्रकार, दुर्गों के प्रकार, मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। तो कितने प्रकार के लाड लो, छह प्रकार। कितने प्रकार के, छह प्रकार,
ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, रात हो या तो दिन हो, लेकिन जो अपना लक्ष्य अपन ने जो सोचा है उस लक्ष्य के पीछे अगर पागल होकर पढ़ोगे तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो इसके साथ ही जो अपन पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल फोकस करके, ना किसी के फालतू कमेंट पे ध्यान देना अपने को, और ना किसी को फालतू बातों में अपने को ध्यान देना है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब तक आप सफल नहीं हो तब तक आप अंधे, बहरे और गूंगे बन जाओ, ताकि आप जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिल सके और जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़ सको। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो टीन एज है, उस टीन एज के अंदर, मेरी बात को आप गलत मत लेना, लेकिन एक चीज सोचना, जिस प्रकार टीन एज के अंदर अपने पास दो रास्ते होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों रास्तों में से अपने को चुनना कौन सा है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो ये चीज आप अभी आपने डिसाइड कर ली कि मेरे को नेगेटिव पे जाना है या पॉजिटिव पे जाना है, तो वो जिंदगी सुधार देगा आपकी या जिंदगी बिगाड़ देगा। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव में आप सफलता आपके करीब है, और अगर नेगेटिव मार्ग पे आप चले गए, नेगेटिव मार्ग आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप खुद टीन एज में हो और खुद समझदार हो। ठीक है, अगर उस पर चल गए तो आपकी जिंदगी से वापस उस नेगेटिव मार्ग से आपको वापस लाने में या आने में बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ये मेरी याद रखना कि लड़कों से मेरी एक ही गुजारिश है कि लड़के बिल्कुल जो अपनी पुस्तकें या जो भी है अपनी बुक्स वगैरह, उनको ऐसे मानकर पढ़ो, ऐसे चिपके रहो जैसे एक लड़का एक लड़की से चिपका रहता है, या एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से चिपका रहता है, रात दिन बातें करता रहता है। इस बात को ओवर वे में मत लेना। तो ये समझना कि किताबें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात दिन चिपके रहो जब तक आप सफल नहीं होते, क्योंकि मेरी बात याद रखना कि किताबें अपने को अगर धोखा भी देगी तो अपने को सफल करके जाएगी। ठीक है, और लड़की अगर धोखा भी देगी तो वो अपने को ऐसे मान लो कि अपनी नैया डुबा कर जाएगी। और लड़कियों के लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि जो बुक्स है उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लो और रात दिन उसके चिपके रहो जब तक सफल नहीं हो जाते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहो और हम आपके साथ हैं, नो टेंशन रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना और लाइक करना ताकि हर बच्चे तक जा सके। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे देखते हैं। और पहला है मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ठीक है, अगली बात देखें दोस्तों, दूसरा प्रकार किसका है, चाणक्य के अनुसार। किसके अनुसार है दोस्तों, चाणक्य के अनुसार। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेते हैं अपन दूसरा भी, दूसरा वाला जो है चाणक्य के अनुसार। दूसरा किसके अनुसार, चाणक्य, चाणक्य के अनुसार, अनुसार। ठीक है, चाणक्य के अनुसार। ठीक है, दुर्गों के प्रकार, दुर्गों के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार थे दोस्तों, 4 प्रकार। कितने प्रकार के इसके अनुसार, 4 प्रकार। और इसने प्रकार के नाम बताए दोस्तों, ध्यान रखना। पहला इसने दिया है उदक दुर्ग, उदक दुर्ग। ठीक है, इसी को इसने नाम दिया है जल दुर्ग। क्या नाम दिया है, जल दुर्ग। भूलना मत, अगर कोई पूछे कि जल दुर्ग को उदक दुर्ग किसने बताया है, तो किसने बताया दोस्तों, चाणक्य ने। ठीक है, दूसरा है इनका गिरि दुर्ग। कौन सा दोस्तों, गिरि दुर्ग। दूसरा है गिरि दुर्ग। ठीक है, तीसरा है दोस्तों इनका वन दुर्ग। कौन सा है दोस्तों, वन दुर्ग। ठीक है, और जो इनका अगला है वो है दोस्तों सैन्य दुर्ग। कौन सा है दोस्तों, सैन्य दुर्ग। ठीक है, अगला कौन सा है इनका, धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग। कितने दुर्ग हो गए दोस्तों, देखो, उदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग। कितने प्रकार बताए इसने, 4 प्रकार। ठीक है, जल दुर्ग को अपन क्या कहते हैं, उदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग। 4 प्रकार किसके द्वारा है, चाणक्य के द्वारा। ठीक है, तो पहला जो प्रकार पढ़ा था अपन ने मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के, 6 प्रकार। ठीक है, और चाणक्य के अनुसार कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। चारों के नाम याद रखना, उदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और दानवन दुर्ग। आगे बढ़े, नेक्स्ट आती है अपनी शुक्र नीति। तीसरी कौन सी आती है दोस्तों, शुक्र नीति। ठीक है, तीसरी नीति आती है अपनी शुक्र नीति। चलो, शुक्र नीति के बारे में अपना देखते हैं। जो तीसरी नीति अपनी शुक्र नीति। ठीक है दोस्तों, तो इस शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग है अपने, 9 प्रकार के दुर्ग। कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 9 प्रकार के दुर्ग। ठीक है, 9 प्रकार के अंदर अपन दुर्ग देखते हैं कि कौन कौन से अपने दुर्ग है, एक बार ध्यान से नजर डालते हैं। ठीक है, पहला दुर्ग रहेगा दोस्तों एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग रहेगा, एरण दुर्ग। ठीक है, दूसरा जो नाम है दोस्तों वो रहेगा अपना, इधर से ध्यान रख लेना, एक तो है गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग। ठीक है, तीसरा है अपना जल दुर्ग। कौन सा है दोस्तों, जल दुर्ग। ठीक है, चौथा है अपना वन दुर्ग। कौन सा है, वन दुर्ग। ठीक है, पांचवा है दोस्तों अपना धानवन दुर्ग। कौन सा है,
धानवन दुर्ग, ठीक है। और अगला है अपना दोस्तों, छठा है दोस्तों अपना पारिक दुर्ग। कौन सा है? पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग, ठीक है। और अपना सातवां है दोस्तों पारिद दुर्ग। कौन सा है? पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं? पारिद दुर्ग। आठवां है दोस्तों अपना सैन्य दुर्ग। कौन सा है? सैन्य दुर्ग, ठीक है। अगला है दोस्तों अपना जो नौवां लास्ट वाला, वो है अपना सहाय दुर्ग। कौन सा है? सहाय दुर्ग, ठीक है बालको। एक बार देख लो आप। पहला प्रकार है दुर्गों की श्रेणी के अंदर कि पहली जो श्रेणी बताई है उसने कितने प्रकार के दुर्ग बताए? 6 प्रकार। चाणक्य नीति के अनुसार कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ओदक, ओदक को इन्होंने क्या कहा? जल, या जल दुर्ग को अपन क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग। ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जल दुर्ग को ओदक दुर्ग किसने बताया? चाणक्य ने बताया, ठीक है। अगला दुर्ग देखो गिरि दुर्ग, अगला है वन दुर्ग, अगला है दानवन दुर्ग। ओदक, गिरि, वन, दानवन, वन, दानवन, ऐसे याद रखना। आगे देखो 9 प्रकार के दुर्ग। पहला एरण, गिरि और जल, याद रखना। एरण, गिरि, जल, एरण, गिरि, जल, वन, दानवन, वन, दानवन, पारिक, पारिद, पारिक, पारिद, सैन्य, सहाय। हो गए 9 के 9 याद। देखो एक बार वापस, एरण दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, दानवन दुर्ग, पारिक, पारिद, सैन्य और सहाय दुर्ग। ये कितने प्रकार हुए दोस्तों? 9 प्रकार, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मनुस्मृति ने और चाणक्य ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको बताया दोस्तों? तो गिरि दुर्ग को बताया। किसको बताया? गिरि दुर्ग को। ध्यान रखना, गिरि दुर्ग को इन्होंने क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। चाणक्य ने और मनुस्मृति ने, दोनों ने क्या किसको बताया? गिरि दुर्ग को। और अगर पूछे कि शुक्र नीति के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा है वो अपना, तो महत्वपूर्ण दुर्ग हो जाएगा अपना सैन्य दुर्ग। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सैन्य दुर्ग, ठीक है। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है शुक्र नीति में, सैन्य दुर्ग, ठीक है। अब ये दुर्ग होते क्या क्या है ये भी अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एरण दुर्ग की। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से आप समझना। एरण दुर्ग का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि ऐसा भवन या ऐसा दुर्ग या ऐसा किला जहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? एरण दुर्ग। कठिन का मतलब जैसे पथरीला रास्ता हो, उस रास्ते में झाड़ियां हो या टेढ़े मेढ़े रास्ते हो, तो उसको अपन किस में रखेंगे? एरण दुर्ग में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। अगली बात आती है गिरि दुर्ग की। गिरि से आपको समझ में आ रहा होगा, गिरि का मतलब होता है पर्वत या पहाड़, ठीक है। तो ऐसा दुर्ग जो किसी पर्वत या पहाड़ पर बना हो उसको अपन क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग। इसका भी उदाहरण आप चित्तौड़गढ़ ले सकते हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसा है दोस्तों जिसके अंदर सिर्फ 9 श्रेणियों के अंदर एक श्रेणी को छोड़ सकते हो आप, धानवन श्रेणी को, ठीक है। धानवन के अलावा सभी के सभी दुर्ग किस प्रकार जो सभी श्रेणियां हैं वो किस दुर्ग में देखने को मिल जाएगी आपको? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। और नेक्स्ट देखो जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी जल संधि के ऊपर जो भवन या इमारत बनी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? जल दुर्ग। क्या कहते हैं? जल दुर्ग। मतलब ये कि जैसे कोई दो नदियां बह रही है, उस नदियों के संगम पर कोई दुर्ग बना हुआ है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर घाघरोन दुर्ग ले सकते हो। घाघरोन दुर्ग अपनी दो नदियों के किनारे बना हुआ, काली सिंध और आहू। किस नदियों के किनारे? काली सिंध और आहू नदियों के किनारे। आगे देखो वन दुर्ग। वन दुर्ग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो दुर्ग, ऐसा दुर्ग या ऐसा भवन जो कहाँ बना हो? वन के बीच में, जंगल के बीच में बना हो, उस दुर्ग को अपन क्या कहते हैं? वन दुर्ग। जैसे इसके दो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। एक तो सिवाना दुर्ग जो अपने वर्तमान में बालोतरा जिले में है, ठीक है। और एक है अपना रणथंभौर दुर्ग जो वर्तमान में किस जिले में है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। ये दोनों दुर्गों के बारे में पूछा जाए तो ये किस श्रेणी में आ जाएंगे? वन दुर्ग की श्रेणी, ठीक है। आगे देखो धानवन दुर्ग। धानवन का मतलब होता है दोस्तों ऐसा दुर्ग जो किसी समतल भूमि पर या रेगिस्तान में बना हो, उसको अपन क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग। जैसे आप सोनारगढ़ का किला देख सकते हो, जिसको अपन राजस्थान की स्वर्णगिरी कहते हैं या स्वर्ण नगरी कहते हैं, ठीक है। उस दुर्ग की किस श्रेणी में रखेंगे अपन? धानवन श्रेणी में। तो ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान में बना हो उसको अपन क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग। आगे देखो पारिक दुर्ग। दोस्तों इसके पीछे आपको एक चीज नजर आ रही हो कि पारिक है, ठीक है से अपने को याद रखना, ऐसा दुर्ग जिसकी चारों ओर खाई बनी होती है, चारों ओर बड़ी बड़ी खाई बनी हो ताकि उसके दुश्मन उसके ऊपर वार नहीं कर सके। ऐसे दुर्ग बनाए जाते थे पहले। अपने जो राजा महाराजा जो अपने पूर्वज हुए हैं उन्होंने क्या बनाए हैं? ऐसे दुर्ग बनाए हैं जिसके चारों ओर क्या बनाई? उन्होंने खाइयां बनाई है, ठीक है। तो अपन देखें पारिक दुर्ग का मतलब ये होता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाइयां बनी है या चारों ओर खाई बनी है, उस दुर्ग को अपन किस श्रेणी में रखते हैं? पारिक दुर्ग में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? पारिद। इसके पीछे भी आपको क्या पकड़ना? दह। क्या पकड़ना दोस्तों? दह। इस दह से अपने को याद रखना कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर दीवारें बनी हो, तो उसको अपन किस श्रेणी में रखेंगे? अपने पारिद दुर्ग में। किसमें रखेंगे? पारिद दुर्ग में। जो पारिक दुर्ग अपन ने देखा था, इसका एक उदाहरण याद रखना, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, जिस दुर्ग के चारों ओर क्या है? खाई है, ठीक है। और अगला है पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग का मतलब होता है जिसके चारों ओर दीवार हो। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों अपना कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद।
ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो चारों ओर जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसको अपन भारत की महान दीवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत की महान दीवार। अगला देखो, सैन्य दुर्ग। आठवां कौन सा है? सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके अंदर राजा के साथ साथ उसके सैनिक यानी उसके जो सेना है, उसके जो सैनिक है वो भी अगर निवास करते हो तो ऐसे दुर्ग को अपन किस में रखेंगे? सैन्य दुर्ग में। सैन्य का मतलब समझते हो? कि सैनिकों से उस दुर्गों को चारों ओर से घेरा हुआ रहता है और वो चाक चौबंद उसके अंदर पहरेदारी रहती है। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सैन्य दुर्ग। अगला देखो, सहायक दुर्ग, लास्ट वाला। सहायक दुर्ग के अंदर अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि सहायक दुर्ग का मतलब ये होता है कि ऐसा भवन या ऐसा दुर्ग जिसके अंदर राजा के साथ साथ में उसके भाई बंधु भी रहे और सारा का सारा परिवार रहे, और जो भी उसके आसपास के बंधुजन है और उसके मिलने वाले हैं, समाज रिश्तेदार जो भी है, वो सारे के सारे उस दुर्ग में रहे, तो उस दुर्ग को अपन किस में रखते हैं? सहायक दुर्ग में। और इसका भी सबसे अच्छा उदाहरण अपना चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़। चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़, तो ये किसके अंदर आएगा? सहायक दुर्ग में। आशा करता हूँ आपको श्रेणियां अच्छे से समझ में आई होगी, जिसमें अपन ने 3 रूपों से पढ़ा है कि सबसे पहले मनुस्मृति, अगर लिखित रूप से भी पूछे तो मनुस्मृति, और अगर प्रकार में श्रेणी में पूछे तो मनुस्मृति। कितने प्रकार? 6 प्रकार। चाणक्य के अनुसार 4 प्रकार, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग, और इन दोनों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग। बात यहां तक समझ में आई? इसके आगे अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि राजस्थान में दुर्गों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये आप नक्शा देख रहे होंगे, हाँ अभी वापस थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्या है। वैसे आप सब जानते हो कि केकड़ी अगर हट गया, केकड़ी किसमें आ गया? अजमेर के अंदर आ गया। जैसे सांचौर है तो सांचौर किसमें आ गया? अपने जालोर के अंदर आ गया। ठीक है, नक्शा है ये, देखना आप इसके। और कि राजस्थान के जो भी है दुर्ग, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, वो चीजें अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो बात करते हैं अपन। जैसे ये राजस्थान ही ले लो आप, इसका ही इसको अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से अपने क्या क्या बातें करते हैं इसकी। देखो, चलो इसके अंदर दोस्तों देखना आप, सबसे पहले अपनी मुख्य बातें करते हैं कि दुर्गों की मुख्य बातें क्या है। आप ये इसकी जो आकृति है दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे। अपने राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों? एक पतंगाकार आकृति। कैसी आकृति है? पतंगाकार। और ये जो पतंगाकार आकृति है, ये सबसे पहले दी किसने थी? टी एच हैंडले ने। किसने दी थी दोस्तों? टी एच हैंडले ने। तो पतंगा आकार कहने वाला पहला जो साइंटिस्ट है वो कौन था? अपना भूगोलवेत्ता टी एच हैंडले। तो इसने क्या कहा था कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? पतंगाकार। कैसी है दोस्तों? पतंगाकार। ठीक है, पतंगाकार आकृति वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिसको अपन बोलते हैं विषम कोणीय समचतुर्भुज आकार। ठीक है, इस आकृति के अनुसार ही अपना क्या बना हुआ है? राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान के अपन अपन देख लिया कि किस दिशा से कौन सा राजा कौन सा आक्रमणकारी आक्रमण करता है, तो उसको बचाने के लिए पहला दुर्ग कौन सा आता है। ठीक है, सबसे पहले अपन उत्तर का देखते हैं, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ठीक है, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का रक्षक या प्रहरी कह सकते हैं अपन। देखो, रक्षक या प्रहरी। ठीक है, रक्षक या प्रहरी। ठीक है, उत्तरी सीमा का रक्षक या प्रहरी कौन सा कहलाता है दोस्तों? दुर्ग अपना ये है अपना यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर जो दुर्ग है अपना, वो कौन सा है? अपना भटनेर दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? भटनेर दुर्ग। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी पूछे तो कौन सा है? अपना भटनेर दुर्ग। जो पहला दुर्ग है अपना उत्तरी सीमा का रक्षक या प्रहरी दुर्ग है, वो कौन सा? अपना भटनेर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अपन बात करते हैं आगे की। जो दक्षिण वाला है अपना, दक्षिण वाला जो प्रवेश का है, जो जिसको अपन कहते हैं, तो अपना मुख्य जो दुर्ग आता है वो कहाँ आता है? चित्तौड़ के अंदर। और इस दुर्ग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणी सीमा का प्रहरी। दक्षिणी सीमा का, दक्षिणी सीमा का रक्षक या प्रहरी। ठीक है, रक्षक। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है बालको, चलो। उत्तर का तो कौन सा हो गया? भटनेर दुर्ग। अगर पूछे कि उत्तर से अगर कोई आक्रमण करने आ रहा है तो सबसे पहले किस दुर्ग पर करेगा? भटनेर दुर्ग पर। और आगे आगे अपन और पढ़ेंगे कि भटनेर दुर्ग की राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, चलो तो अपनी बात हुई यहाँ तक कि नीचे वाली कौन सी हुई? दक्षिण सीमा का प्रहरी कौन सा है? चित्तौड़गढ़। उत्तरी सीमा का कौन सा है? भटनेर दुर्ग। ठीक है, बात करते हैं अपने पश्चिमी सीमा की। तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का, पश्चिमी सीमा का प्रहरी या रक्षक। ठीक है, ये अपन किसको कहते हैं? सोनारगढ़ को। किसको कहते हैं दोस्तों? सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? दक्षिणी सीमा का सॉरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी। क्या कहते हैं? पश्चिमी सीमा का प्रहरी। ठीक है, अब बात आती है लास्ट वाली। अपने एक दुर्ग अभी मैंने बताया आपको, पूर्वी सीमा का, पूर्वी सीमा का प्रहरी या रक्षक।
रक्षक या प्रहरी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा, लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग है कहाँ पर दोस्तों, अपना भरतपुर के अंदर। और जो दक्षिण सीमा का ये कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर। और ये कहाँ है दोस्तों, अपना जैसलमेर। कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। आशा करता हूँ ऊपर वाला उत्तरी वाला आपको समझ में आया, दक्षिण वाला आया, पश्चिम वाला आया, पूर्व वाला। उत्तरी सीमा का प्रहरी पूछे तो भटनेर दुर्ग, दक्षिण का पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और अगर पश्चिम का पूछे तो सोनारगढ़ दुर्ग, और अगर पूर्व का पूछे तो लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है। एक आएगा आपका मध्य बिंदु का दुर्ग। मध्य बिंदु का दुर्ग की अपन बात करते हैं दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग। कौन सा है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। ये कहाँ है दोस्तों, अपना अजमेर में। कहाँ पे है, अजमेर के अंदर, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग है अपना अजमेर के अंदर, ठीक है। जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, राजपुताने की कुंजी। राजपुताने की, राजपुताने की कुंजी क्या कहते हैं दोस्तों, राजपुताने की कुंजी, ठीक है। ध्यान रखना, अपने जो ये अपने श्रेणियां पढ़ी है इसके अंदर, कि श्रेणियों के अंदर सारी चीजों की एक बार मैं आपको मोटा मोटा वापस रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। चल, शुरुआत की थी अपने कला और संस्कृति से। मैंने आपको बताया कि कला और संस्कृति के लगभग राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर 60% वेटेज आता है, ठीक है। उसके अंदर अपने सबसे पहले देखा कि कला और संस्कृति होती क्या है। कला के अंदर अपन 3 कला पढ़ने वाले हैं, स्थापत्य कला, हस्तकला और चित्रकला। संस्कृति के अंदर जो भी अपनी संस्कृति की चीजें आती है, जैसे देवी देवता, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां, लोक नाट्य, लोक गीत, भाषा, साहित्य, बोलियां, ये भी सारी की सारी किस्में आएगी अपनी संस्कृति के अंदर, ठीक है। अगली चीज मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले अपने टॉपिक स्टार्ट किया स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या रहा अपना, दुर्ग। दुर्ग के अंदर मैंने आपको बताया कि दुर्ग अलग होता है, किला अलग होता है। दुर्ग होता है वो आकृति में बड़ा होता है, संसाधन सारे उपलब्ध होते हैं और इसको कोई आक्रमणकारी एक दिन में नहीं जीत सकता है, ठीक है। किला वो होता है जिसकी आकृति छोटी होती है, कम संसाधन होते हैं, एक दिन में इसको अपन जीत सकते हैं, ठीक है। अगली बात अपन ने देखी थी कि दुर्गों के साक्ष्य कहाँ से मिले, सभ्यताओं से। भारत के बारे में पूछे तो हड़प्पा सभ्यता से, राजस्थान के बारे में पूछे तो कालीबंगा से, और लिखित रूप से पढ़े, लिखित रूप से दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिले, तो मनुस्मृति से, ठीक है। आगे बढ़े, अपन ने पढ़ा दुर्गों की श्रेणियां 3 रूपों में अपन ने पढ़ी थी। पहले मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के, चाणक्य के अनुसार 4 प्रकार के, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के, चाणक्य के अनुसार जो पढ़े अपन ने उदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और दानवन दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार एरण दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, सैन्य दुर्ग और साहे दुर्ग। ये इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। चलो आगे देखो, दुर्गों की राजस्थान के अंदर जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखो आप एक बार, ठीक है। अपनी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही थी वो देखो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो उत्तरी सीमा का प्रहरी अपना वो तो कौन सा अपना अ, हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर दुर्ग। कौन सा है दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर दुर्ग, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, हनुमानगढ़ में कहाँ पे है दोस्तों, हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के अंदर ही अपना क्या है, बटनेर दुर्ग, जिसको अपन उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। और राजस्थान की आकृति सबसे पहले किसने बताई थी, टी एच हेडले ने क्या बताई थी, पतंगा का, ठीक है। चलो दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़। कौन सा है दोस्तों, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ कौन सा है, चित्तौड़गढ़, जिसको कहते हैं अपन दक्षिणी सीमा का रक्षक या प्रहरी। और पश्चिम का पूछे तो अपना कौन सा है, जैसलमेर के अंदर सोनारगढ़ दुर्ग, ठीक है। और अगर पूछे कि पूर्वी सीमा का रक्षक कौन सा है, तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर, ठीक है। और अगर पूछे कि मध्य बिंदु का दुर्ग कौन सा अपना, तो अजमेर के अंदर कौन सा दुर्ग अपना, तारागढ़ दुर्ग, ठीक है, जिसको अपन राजपुताने की कुंजी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी कैसी नहीं लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना टाइम मेरे को निश्चित बता दें आपकी कितनी बजे सर लाइव क्लास। आज मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ, अब कल से अपन या 1-2 दिन में अपन लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, और जो टाइम रहने वाला है वो मैं आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से आपके पास आ जाएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करें कि भाई आपको क्लास कैसे लगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ठीक है दोस्तों। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। और आपको एक गारंटी के साथ बताता हूँ कि अगर आप 2025 में जुड़े रहे तो आप किसी सरकारी नौकरी के मालिक होंगे, और हो ना हो रोडपति तो नहीं बनने देंगे, लेकिन लखपति और किसी का पति जरूर बना देंगे आप, ठीक है। ध्यान रखना, आगे से आगे इस क्लास को शेयर करना, और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।